गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज अच्छा हो रहा होगा और जिनका भी नहीं हुआ दे वेरी लेट पीपल, प्लीज डोंट अच्छा डू कह रहे दैट। दिन का आगाज अच्छा हो रहा होगा। इतने सारे लोग हैं, यकीन जाने, क्योंकि अब सर्दियां हैं तो वो अभी तक बिस्तर से नहीं निकले होंगे, बल्कि सो रहे होंगे काफी देर तक। दैट्स राइट, बहुत से लोग हैं जो सो रहे होंगे। अच्छा, शायद सर्दियों में जागना जल्दी मुश्किल भी लगता है। बहुत मुश्किल लगता है, बिस्तर से निकलना बहुत मुश्किल लगता है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हम सब इंसान हैं और हम भी तो एक तरह के इंसान इंसान ही, ही एक हैं, तरह आप के इंसान ही हैं हम भी। तो सच्ची बात यही है कि वाकई बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह उठना। और जितने बजे हम लोग उठते हैं ना, हमारी पूरी टीम, तो वो टाइम सर्दियों का बड़ा ही मुश्किल किस्म का टाइम होता है। लेकिन स्टिल शुएब देखें, बात यही है कि मौसम जैसा भी हो, मुश्किलें हो, कुछ भी हो, रूटीन उसी तरह चलनी है, जिंदगी उसी तरह चलनी है, चीजें उसी तरह फॉलो होनी है। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन भी नहीं होती ना, क्योंकि ज़ाहिर है जिसने स्कूल जाना है उसने टाइम पर स्कूल पहुंचना है, जिसने ऑफिस पहुंचना है उसने ज़ाहिर है ऑफिस टाइम पर जाना है। Exactly. सेम जो भी आपका कमिटमेंट है, जो भी प्लान आपने किया हुआ है दिन का, वो उसी तरह से चलेगा। अगर आपने उस तरह से प्लान एग्जीक्यूट ना किया तो फिर हो जाती है गड़बड़। यानी फॉर एग्जांपल आपने कहीं पहुंचना है 9 बजे, ज़रा उसके बाद की पूरे दिन की जो मसरूफियात है उसके अकॉर्डिंगली आपने प्लान किए होते हैं। अगर आपने पहली जो कमिटमेंट है उसी को 30 मिनट्स और 40 मिनट्स और मे बी एन आवर आपने लेट कर दिया है, तो इसका मतलब है पूरा जो दिन आपका मामला खराब हो गया। बिल्कुल। अच्छा, अब सर्दियों के हवाले से ये भी होता है शुएब कि काफ़ी ज़्यादा हमारी रूटीन भी हमने डिस्टर्ब खुद से भी कर दिया। हम कहते हैं अच्छा रूटीन डिस्टर्ब हो गई है, होती नहीं है, जाहिर सी बात है, आप खुद करते हैं तो रूटीन आपकी डिस्टर्ब होती है। तो अब लोग जो जिम जाते थे वो जिम नहीं जाते। ओके, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। और उसके बाद ये होता है कि नहीं जाया जा रहा सर्दी में, क्या करूं? आई मीन और मुझे समझ ये नहीं आती कि भूख क्यों ज़्यादा लगती है। भूख ज़्यादा लगती है, मीठे खाने को दिल करता है, मीठे मीठे जो गाजर के हलवे बनते हैं, फलाना बनता है, जो हमने बेसिकली लिंक किया हुआ है सर्दियों के साथ चीज़ें। ये मतलब सर्दियाँ ज़रूरी होती है, जिस तरह वो रमज़ान में हम कहते हैं ना कि रोज़ा ज़रूरी है, रोज़े फ़र्ज़ हैं, पकोड़े फ़र्ज़ नहीं है। तो ये वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है काफ़ी ज़्यादा। एट द सेम टाइम हम देख रहे होते हैं कि मतलब आप एक दफ़ा अगर बिस्तर में जाते हैं, वापस आप बिस्तर से निकल नहीं पाते। That's true. फिर हम कहते हैं हमारा वजन बढ़ गया है, अब हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही। पता नहीं, हम तो डाइट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पता नहीं हमें फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। अच्छा, आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। आई मीन मेरा नहीं बढ़ता। अच्छा, मेरा भी नहीं बढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये एक अच्छी बात है। आई थिंक शायद हम कॉन्शियस होके खा रहे होते हैं। हम कॉन्शियस ईटिंग इसमें कोई शक नहीं है कि हम डाइट का, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग अपने स्क्रीन पे आना होता है, नहीं आना होता, अदरवाइज भी फॉर हेल्थ पर्सपेक्टिव। हाँ, आप लोगों में से काफी सारे लोग हैं, उम्मीद तो मुझे है कि होंगे काफी सारे, लेकिन जो लोग नहीं है सिर्फ देखिए बहुत अवेयरनेस आ गई है, लोग वाकई बहुत ख्याल रखना शुरू हो गए हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह से ख्याल नहीं भी रख रहे होंगे, बट बहुत से लोग ख्याल रख रहे हैं, तो जो रख रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस अवेयरनेस थिंग जो कि ज़रा हम भी ट्राई कर रहे होते हैं क्रिएट करें, और बहुत से और लोग भी इस पर काम कर रहे होते हैं। जो अवेयरनेस है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता आ भी रही है। तो लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, अपनी नींद का ख्याल रख रहे हैं, अपने खाने पीने की रूटीन बेहतर कर रहे हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या कितना खाना है, इस पर भी अब बात होती है। एट द सेम टाइम हाइड्रेट योरसेल्फ, इस पर हम अक्सर बात भी करते हैं। चंद रोज़ पहले हमारी एक मेहमान ने भी कहा था कि सर्दियों में तो नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि शायद वाटर इनटेक कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाटर इनटेक सर्दियों में ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके बाद से मैंने कोशिश भी की है कि मैं ज़्यादा पानी पीता हूँ। वो अलग बात है कि मैं कहीं जाऊँ और मुझसे कोई पूछे कि आप क्या पिएंगे, मैं कहता हूँ चाय शायद छोड़े, उसमें पानी पिला दें। कहते हैं सर्दियों में पानी, मैं कहता हूँ यस सर्दियों में पानी। आई मीन हाइड्रेट योरसेल्फ। वैसे अभी आपने सोलो शॉट भी बना था, तो मैं ये देख रही थी आज आप बड़े मुख्तलिफ से लग रहे हैं। मारवी खाने के बाद खबरदार सबीन, आज मैंने एक्चुअली स्प्रे नहीं किया बालों में, ये इसलिए नहीं, मतलब आज स्प्रे नहीं किया ना, स्प्रे नहीं किया बालों में। ये लोग भी सोच रहे होंगे बियर्ड और छोटी की है, फर्क है, ट्रिम की है। अभी सोलो शॉट बना है, तो आई जस्ट रियलाइज्ड कि आज काफी फर्क है। आज अब मतलब वैसे आप 17.5 के लगते हैं, नहीं वैसे 18 का लगता हूं। 18 के आज आप जो है वो 16 के लग रहे हैं, स्वीट 16 के। थैंक यू वेरी मच। I maintain myself. नहीं, आप रहने दें, मेहरबानी करें। बस ट्रिम किया ना, बेट बताता रहा हूँ आपको। 2 वाइट बाल थे, वो वाइट बाल छुपाए हैं। ओके, ठीक हो गया। अब ठीक था। 2 चिट्टे बाल में छुपा लेने दे, पीछे पड़ जाएगी। देखिए, यही तो होती है जिंदगी की खूबसूरती कि आपने किस तरीके से अपने आप का अपना ख्याल रखें। जी, कुछ भी हो जाता है, आप ये आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस चल रहा है, आपके पास कुछ करने को नहीं है, आप परेशान हैं, मतलब कुछ भी ज़िंदगी में आपके चल रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ख्याल रखें। आप बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में इतना ज़्यादा अपने आप को ओवरवेल्म कर देते हैं, ओवर स्ट्रेस कर देते हैं कि हमें यही ख्याल नहीं रहता कि हम अपना ख्याल नहीं रख रहे। कभी आपने जी मियाँ का ख्याल रखना है या मियाँ ने बीवी का ख्याल रखना है, ठीक हो गया, आप एक फैमिली लाइफ की तरफ होते हैं एंड वर्क लाइफ, तो वो एक बैलेंस भी क्रिएट नहीं हो पा रहा होता और उसमें आप अपने आप को भूल जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये सब चीज़ें जो है वो टेम्प्रेरी हैं, आप कभी भी रिप्लेस हो सकते हैं। ये इस बात को अपने माइंड में आपको हमेशा रखना चाहिए। तो सबसे चीज़ जो मैटर करती है वो आपकी अपनी हेल्थ है, आपकी अपनी शख्सियत है, जिसको आपने लेकर चलना है आगे। तो प्लीज़ आज का जो मैसेज है हमारा वो ये है कि अपना ख्याल रखें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपनी पर्सनालिटी को, आपकी हेल्थ को। और जब मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो वैसे मेंटल हेल्थ की बात नहीं करी, मैं फिजिकल हेल्थ की बात भी दोनों की इंपॉर्टेंस ये इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों को जो है, एंड दोनों इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड है, दैट्स ट्रू। आप फिजिकल हेल्थ पे काम करें, मेंटल हेल्थ वैसे आपकी बेहतर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इससे पहले कि हम ज़्यादा बातें करें, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे, हाँ, हम और बातें भी करेंगे, बहुत से मेहमान साथ मौजूद होंगे। लेकिन आज के मेहमान जो हमारे हैं उसमें स्पेशली 2 बच्चे आज हमें ज्वाइन करेंगे। एक चेस में बहुत आगे जा रहे हैं माशाल्लाह, और एक की लैंग्वेजेस की वजह से वो बहुत वायरल हुई हैं रिसेंटली फ्रॉम लोअर दीर। तो ये मेहमान तो होंगे, इसके अलावा कुछ और मेहमान भी साथ मौजूद होंगे, करेंगे उनसे बात इस ब्रेक के बाद। नहीं किया था तो मैंने कहा कि अब सवाल कर लेते हैं। चेस खेलनी आती है आपको? नहीं आती मुझे लूडो खेलनी आती है सर। लूडो में हराया कभी आपने किसी को? मैं बहुत मर्तबा हराया, लूडो चैंपियन हूँ मैं। ओह, लूडो चैंपियन, ये है लूडो चैंपियन। लेकिन मैंने आपकी मुलाकात करानी है चेस चैंपियन से, जो कि सबीन को बिल्कुल नहीं खेलना था, मुझे भी नहीं आता। मुझे वाकई नहीं आता, मुझे इनफैक्ट उसके रूल्स भी नहीं पता। ओके, चलो हम सीख भी सकते हैं, अगर हमारे पास चेस यहाँ पे किसी दिन हो तो हम ट्राई करेंगे, हम सीखें भी और आपको सिखाएं भी। अच्छा, चेस के जो एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया, 9 साल के हैं, क्लास 4 में है, लेकिन अगर मैं उनकी कैटेगरी में देखूं तो नंबर 1 है माशाल्लाह पाकिस्तान में। वो मुख्तलिफ इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो कर चुके हैं। स्पेशली अगर मैं देखूं तो काज़ाकिस्तान और बैंकॉक में वो जाके पाकिस्तान की ना सिर्फ उन्होंने नुमाइंदगी की है बल्कि वो जीत कर भी आए हैं। अच्छा, इसमें 2-3 कैटेगरीज होती हैं जो कि मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट है, या बल्कि यूँ करें कि टाइटल्स होते हैं जो कि हमारे लिए, आई एम श्योर सबीन के लिए बिल्कुल नए वो टर्म्स होंगी। एक है ACM और एक है AFM। अच्छा, जो ACM है वो यंगेस्ट 8 साल की उम्र में बन गए थे, और अभी जो रिसेंट है वो AFM बने तो 9 साल की उम्र में ही इज़ द यंगेस्ट वन। सो कैसे यहाँ तक वो पहुँचे हैं, चेस कैसे वो सीखी उन्होंने, कैसे इतने खिलाड़ियों को उन्होंने हराया कि आप ये देखें कि हांगकांग, भारत, सिंगापुर, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ओमान, मंगोलिया, जापान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड यू नेम इट, माशाल्लाह बहुत से मुल्कों के प्लेयर्स को वो हरा चुके हैं। लेकिन अब ये ACM AFM क्या है, जरा हम पूछते हैं। रायान रहमान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। जरा सलाम करें हमारे ऑडियंस को सही एनर्जी के साथ, कहें अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या वजह है, सुबह जल्दी उठते हैं आप? ज़्यादा स्कूल के लिए उठना ही पड़ता है, ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठ गए? नहीं। ओके, रेहान, चेस का शौक आपको कैसे पैदा हुआ कि आपने चेस ही खेलनी है? मेरे बाबा ने सिखाया था, तब मैं 7 साल का था। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं एक प्लेटफॉर्म होता है chess.com, उसमें मैं गेम्स खेलता हूँ, रिव्यू करता हूँ, अपने मिस्टेक से लर्न करता हूँ, और फिर मैं ग्रैंड मास्टर्स की गेम देखता हूँ तो मैं देख सकता हूँ वो कैसे खेलते हैं। ग्रैंड मास्टर्स की गेम कैसे देखी जाती है? यूट्यूब में मैं देखता हूँ। और यूट्यूब पे उसकी वीडियोस रखी होती हैं। ये हम इसलिए भी इससे सवाल कर रहे हैं ताकि जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो ये ना कहें कि जी हम कहाँ जाके सीखें। उसने बता दिया आपको chess.com, राइट, जहाँ पे जाके आप खेल सकते हैं और फिर आप वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, एक मसले की बात तो ये है ना कि वो बच्चे तो कहेंगे हम सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हमारे माँ बाप नहीं करने देते। नहीं, सबीन करने देते हैं ना। काफी हद तक वाकई रुझान, अब आप जो कह रहे हैं ना, वाकई माइंडसेट चेंज हुआ है पेरेंट्स का, बट स्टिल यू नो एग्जिस्ट करता है ये वाला माइंडसेट। अपने घर में मेरा भाई खेलने लग जाए, मेरी अम्मी। अच्छा, मेरी बेटी ने स्टार्ट कर दी चेस तो हम तो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं उसको। कि मैं स्कूल गया उसके तो मैंने कहा जी फुटबॉल अब क्यों नहीं खेल रही है, तो उन्होंने कहा इसका सारा जो फोकस है वो चेस पे। मैंने कहा कि फाइन, लेट हर प्ले चेस, इट्स फाइन। वो इस वजह से भी कि वो एक उसकी रूटीन होगी कि उस तरह फॉलो करे। अब वो एक बच्चे होते हैं ना जिनको बस लत लग जाती है कि नहीं हम लोगों ने पूरा, उनको आप अगर फिर फोन दे दें हाथ में तो वो सुबह से रात तक वो एक ही गेम खेलते रहेंगे, तो वो जो एडिक्शन है वो ठीक नहीं होती। टाइम मैनेज करें। एग्जैक्टली, बट स्टिल जो रायान है वो आप प्रोफेशनली खेल रहे हैं, पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रोशन कर रहे हैं। रायान, बाबा ने सिखाई, अपना इंटरेस्ट भी आपका रहा, वो सारी चीजें अपनी, देन टाइटल्स आपने विन किए। बताइए जी कौन से थे? ACM और AFM बताइए। पहले ACM बताएं, व्हाट इज ACM? ACM इज अरेना कैंडिडेट मास्टर। ओके,
इसका मतलब क्या होता है, यानी इसके इस कैटेगरी ये नहीं, आई मीन ये टाइटल तो है लेकिन इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं? ऑनलाइन के लिए कोई टाइटल कोई कैटेगरीज नहीं होते हैं। ऑलराइट, यानी इसमें एज ब्रैकेट भी नहीं होती? एज ब्रैकेट नहीं होती, यानी चाहे 50 साल की सबीन खेले या आप 9 साल का रेयान खेले, बात एक ही है। 50 जी ऑनलाइन में कोई तो होगी ना। 50 - 25 ओके। अच्छा, एंड देन दिस AFM, ये डिफरेंट टाइटल है? जी ये अरीना फिडे मास्टर होता है। इसमें दोनों से ऊपर टाइटल कौन सा होता है? अरीना इंटरनेशनल मास्टर, अरीना ग्रैंड मास्टर। ऑलराइट, अच्छा आपकी मुलाकात भी वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद साहब से, और उन्हें शर्ट भी आपको दी, आई थिंक यू आर वेयरिंग दैट शर्ट, राइट? यस। 2 ही मुल्कों में आप गए हैं अभी तक जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी आपने की है? जी ओके, पाकिस्तान में भी आपने मुख्तलिफ इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, बिकॉज मैं देख रहा था कि 30 से 40 इनकी शील्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स हैं माशाल्लाह। सो ये 2 सालों में इतना कुछ? जी जी। अच्छा, मेरे ख्याल है ये भी होता है ना, गोल्स भी सेट किए हुए होते हैं ज़िंदगी में, तो हर इवेंट से पहले कोई गोल सेट करते हैं आप, या आप वो होता है ना कि एक तरह से हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी बना लेते हैं, अच्छा इस साल मुझे ये टाइटल विन करना है या इस साल मुझे ये अचीव करना है। सो क्या ऐसा कुछ माइंड में होता है या यू जस्ट गो विद द फ्लो? I might just go। ये ही जस्ट गो विद द फ्लो। अच्छा, आप ये मैं और सिमरन हम दोनों चेस नहीं खेलते, इसलिए हम ऐसा सवाल आपके सामने रख रहे हैं। हम कर सकते हैं, आप हमें कर कुछ भी सकते कह हैं, सकते हैं। हाँ। सो चेस जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई ऐसी मूव होती है कि जो आपकी एक डिफाइनिंग मूव होती है, अच्छा मैं अगर ऐसे स्टार्ट करूंगा, तो आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, अच्छा मैं जब आई विल स्टार्ट विद दिस, अगला बंदा शायद ये करेगा और फिर मैं उसको हराऊंगा। हाँ, वो तब आप पॉन सेंटर में करते हो पे बहुत ज़्यादा मूव्स होते हैं, हम अपोनेंट कर सकते हैं, वो काफ़ी कर सकते हैं मूव्स। ओके, तो अनप्रेडिक्टेबल होता है। अच्छा, Okay. और रायन, बिल्कुल फोकस इसमें ज़्यादा आपको रखना होता है ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो फिर जाहिर सी बात है किसी कंपटीशन से पहले वैसे ही फोकस की आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी होती है, कुछ एक्टिविटीज़ हो गई, या हम कोई ना कोई जैसे योगा कर रहे होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं या माइंड एक्सरसाइजेज होती हैं काफ़ी सारी, उन पे भी आपको फोकस करना पड़ रहा होता है। सो आप किस तरह से अपना फोकस डेवलप रखते हैं थ्रू आउट? मैं वैसे तो कुछ करता नहीं हूँ, बस उधर जाता हूँ, सोचता हूँ, फोकस करता हूँ। अच्छा, बस उसी टाइम पे। अच्छा, ये माशाल्लाह वैसी टैलेंटेड है, वैसे जरूरत नहीं होती, बट ऑब्वियसली एज के साथ साथ अगर देखा जाए तो शुएब उसके साथ साथ आपको ग्रूम होना होता है, और फिर जाहिर सी बात है अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से इनका लेवल भी बढ़ता जाएगा उस तरह से उनकी प्रैक्टिस और वो चीज़ें भी चेंज होंगी। लेकिन अभी भी जिस तरह वो कह रहे हैं सभी, उसमें एज नहीं होती, जो टाइटल्स की बात हमने की, तो आई एम श्योर कि जो मुकाबला आपका हो रहा होता है वो समटाइम्स डिफरेंट एज कैटेगरी में हो भी रहा होता है। सो मुझे रेहान बताएं कि डिफरेंट आपने जो इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, व्हाट वाज द टफेस्ट इवेंट, जो कि टफेस्ट आपको ओपोनेंट लगा हो? जी मेरे पास 2 टफेस्ट ओपोनेंट थे, एक इंटरनेशनली और एक लोकली। इंटरनेशनली था एक इंडियन प्लेयर के साथ, और मैं तब गया, मैंने कहा मैं जीतूंगा बिकॉज इंडिया के पास काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे विशी आनंद है, 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है, और अभी कुकेश यंगेस्ट बनना है वर्ल्ड चैम्पियन, और फिर आ गया पराग, उसकी बहन विशाली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे इंडिया के। तो फिर मैं तब गया, मैंने टारगेट रखा हुआ था मैं एक इंडियन को हराऊँ, और फिर मैंने हरा दिया था। वाओ। और कुछ पिक्चर्स आपके हम दिखा भी रहे हैं, ये आई मीन जब ये आई थिंक जो इंडिया का प्लेयर है, आई गेस ये आपका उसी वक्त का है जो जिक्र कर रहे थे भी आप? जी। ऑलराइट। अच्छा, इसके अलावा जो नेशनली जो लोकली आपने बात की कि वो टफेस्ट एक प्लेयर था, वो कौन सा प्लेयर था? जी वो एक था रीजनल चैम्पियन था लाहौर का, और वो रीजनल चैम्पियन था क्लासिकल, ब्लिट्स और रैपिड में। तो वो काफ़ी लंबी गेम की थी हमारी, और पे एंड में ड्रॉ हो गया वो गेम। ओके, वो गेम ड्रॉ हो गया, तो टफेस्ट था, लेकिन आप ये देखें कि उसने हार नहीं मानी, उसको ड्रॉ करवाएंगे। ओके, अच्छा मुझे नहीं पता चेस में ड्रॉ भी होता है। अच्छा, वैसे होता है? मुझे नहीं पता था। नहीं, हमने पहले बता दिया था रायन कि हम ज़ाहिर नहीं खेलते, और रुझान वैसे है भी नहीं चेस का इतना पाकिस्तान में देखा जाए तो। अब जाहिर सी बात है ये जो आपकी जनरेशन है ये अब मुख्तलिफ खेलों की तरफ जा रही है, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। आपके फ्रेंड्स भी इंटरेस्टेड हैं, या आपके बहन भाई भी अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बाकी लोग भी चेस में इंटरेस्टेड हो? जी मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ, अपने बाबा के साथ खेलता हूँ, दादा के साथ खेलता हूँ। दादा के साथ भी? जी। और दादा, बाबा और भाई तीनों में से टफ टाइम कौन देता है आपको? साथ कभी कभार भाई देते हैं, और बाबा भाई और दादा भी देते हैं। तीनों टफ टाइम देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो दादा और बाबा थोड़ा सा होला हाथ रखते होंगे ना, भाई होला हाथ नहीं रखता होगा, वो कहता है पूरा टफ टाइम देना। भाई छोटे आपसे बड़ा है? हम बड़ा है। अच्छा, भाई बड़े हैं और वो भी टफ टाइम इनको पूरा दे रहे हैं। रेहान, वैसे
चेस को लेकर कितना टाइम आपको लगता है कि एक दिन में देना पड़ता है? मैंने इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग करते हैं या बस खेलना ही प्रैक्टिस होता है? नहीं, मैं 5 to 6 आवर्स प्रैक्टिस करता हूँ चेस की। ओके, इस प्रैक्टिस में उसी बोर्ड पे प्रैक्टिस है या कि वो कोई वीडियो देखना, जिस तरह आपने कहा ग्रैंड मास्टर्स को देखना और प्लस अपनी गलतियों से सीखना, जिस तरह chess.com की आपने बात की? जी, मैं कभी कभार गेम्स देखता हूँ ग्रैंड मास्टर्स की, मैं chess.com में खेलता हूँ, मैं ओवर द बोर्ड प्रैक्टिस करता हूँ, और chess.com में पजल्स होते हैं, पोजीशंस देते हैं, वो सॉल्व करता हूँ, वो करता हूँ। दैट्स नाइस। तो प्रैक्टिस पूरी कर रहा है, उसके बाद ये यहाँ तक पहुँचता है। कोई अगला इवेंट जो आने वाला हो जिसकी तैयारी चल रही हो? जी, एक टूर्नामेंट अभी लाहौर में हो रहा है, एक TNS का। ओके, तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं। वेरी नाइस। तो चलें, गुड लक आपको, बहुत बहुत हम क्या बोलते हैं उसको, विश यू ऑल द बेस्ट। हम आपको विश यू ऑल द बेस्ट, और अब बहुत आगे जाएं रायन, और इसी तरह से पढ़ाई में भी ज़ाहिर आगे जाए। पढ़ाई वैसे कैसे चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है चेस की वजह से। कोई एक बंदा घर में, कोई खानदान में, कोई मोहल्ले में, कोई स्कूल में जो कहता है चेस ना खेलो, सिर्फ पढ़ो? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। उसको सब सपोर्ट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात होती है कि आपके बच्चे जहाँ पे आप उनको टैलेंट नज़र आ रहा है कि अच्छा इस बच्चे में टैलेंट है, वो आगे जा सकता है, उसको सपोर्ट करें। हाँ, बैलेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो बैलेंस आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। घर में अपने बच्चे की काउंसलिंग करें, उसकी रूटीन ऐसे सेट करें कि उसको कहना ना पड़े मुझे चेस खेलनी है या मुझे कोई भी स्पोर्ट्स खेलनी है, अपनी कोई भी हॉबी को फॉलो करना है। इट्स इंपॉर्टेंट कि वो रूटीन में ही चीज़ ऐसे सेट हो कि बच्चे को खुद से पता हो हमेशा से कि ये मेरा टाइम है और ये टाइम मैंने इस चीज़ के लिए एलोकेट किया हुआ है। थैंक यू सो मच रायान, बहुत शुक्रिया आपका, एंड विश यू गुड लक। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब आज खुशी होती है ये कहते हुए कि अब वो दौर चला गया है, वो सोच चेंज हो गई है, जहाँ पर हम सिर्फ कहते थे कि बच्चा जब अभी पैदा हुआ है तो ये चीज़ आ रही होती थी कि ये डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। ये दो एक फील्ड्स ऐसी होती थी जिनके बारे में ज़्यादा बात की जा रही होती थी, और हम उस जनरेशन में से वो, लेकिन क्या होता है कि वो जो जनरेशनल ट्रॉमा होता है ना, उसको आपको ब्रेक करना होता है कहीं ना कहीं, बिकॉज हमारे ऊपर जो प्रेशर्स थे ना कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, अच्छा आप बच्चे का इंटरेस्ट है नहीं है, प्री मेडिकल रखवा दिया जी। प्री मेडिकल में उसको फेल होना पड़ता था ये साबित करने के लिए कि वो मेडिकल में नहीं जा सकता, और जो प्री मेडिकल में भी ज़ाहिर चलें अच्छे नंबर से पास होता तो उसको एंट्री टेस्ट को फेल करना पड़ता था कि या फेल हो भी जाता। बिकॉज देखिए, जो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ को आप आगे लेकर नहीं चल सकते। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि नई नई फील्ड्स आ चुकी हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, जिन फील्ड्स की तरफ बच्चों का ध्यान लिया जा रहा है। और डॉक्टर्स जिन्हें कोई बुरी बात नहीं है बनना, हमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी चाहिए, बहुत सारे इंजीनियर्स भी चाहिए, तमाम शोबे हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। बट एट द सेम टाइम जब इतनी दुनिया आगे बढ़ चुकी है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात कर रहे होते हैं, हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है आपको हर तरह के ट्रेंड्स को, हर तरह की फील्ड्स को साथ लेकर चलना होता है। एब्सोल्युटली। सबिन, चंद रोज़ पहले मैं एक गैदरिंग में बैठा हुआ, तो होता है ना कि जब आप नए लोगों से मिलने, आप सवाल करते हैं कि व्हाट डू यू डू, सो आई आस्क्ड हिम व्हाट डू यू डू, तो उसने कहा कि मैं लंदन में काम करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो आप आजकल पाकिस्तान आए हैं? उसने कहा नहीं, मैं कभी लंदन गया ही नहीं हूँ, मैं लंदन में काम करता हूँ। बिकॉज़ वो अब कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो यहीं पर बैठे हैं। कहते हैं, मैंने पूछा क्या करते हैं, उन्होंने कहा वो वेयर हाउस है, और वो जो जिसको भी मैंने सप्लाई करनी होती है मैं उन्हें कनेक्ट कराता हूँ और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा डिफरेंट काम है, आप यहाँ से बैठे बैठे कैसे एक काम कर रहे हैं? उसने कहा नहीं, दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट एक्चुअली। सो मैंने सोचा कि हम इस पर बात भी करें कि पाकिस्तान में रहते हुए स्पेशली अगर हम ये बात करें कि अच्छा बाहर कैसे की दुनिया को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, प्लस बाहर जाकर भी जो काम हम करने की बात कर रहे थे, बट गैर रवायती शोबे, अनकन्वेंशनल फील्ड्स की आज हम बात करेंगे। हमें जो शख्सियत ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान निजात के इंडियन एंटरप्रेन्योर है मोहम्मद हसन मंसूर साहब। इनका एक वसी तजुर्बा है इस फील्ड से मुतालिक। तो ये गैर रवायती शोबे कौन से हैं, कैसे हम इनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इस मौजू पर आज हम गुफ्तगू करने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हसन, आप एंटरप्रेन्योर कैसे बने, आप इस फील्ड की तरफ कैसे आए कि अच्छा मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, और फिर ये गैर रवायती शोबों की जब हम बात करते हैं आपने कैसे एक्सप्लोर किया? Yeah, that's a great question, totally. You guys put it very well. जो आपने भी एक्सप्लेन किया है ना कि हमारी ट्रेडिशन हमें कहाँ लेके जा रही है, and I think that this is exactly why I didn't choose the traditional career path. My dad wanted me to be a doctor. My mom was like engineer, and मैं जब Canada गया when I was 20 years old, initially I'd wanted to go into some mathematic program, some engineering program, but then I realized
that these are career paths that are getting very saturated. Everybody's going into them. And then I went online and I searched up what is one skill that I can gain that if I gain it will help me in any endeavor in life. मैंने ये गूगल किया कि कौन सा स्किल मैं सीख सकता हूँ जो मुझे हर एक करियर पाथ में हेल्प करेगा. And it said communication skills. मैंने कहा interesting, communication skills. फिर मैंने सर्च किया गूगल पे कि कौन सा करियर है, कौन सा करियर पाथ है जो मुझे communication skills में mastery दे सकता है. And I realized that that was sales and customer service. Okay. So then I decided to go into sales. So for the sake of our audience, I think you guys have a very good understanding of conventional and unconventional. Like, and for the sake of our audience, I'd like to take 1 second just to describe the difference, right? So conventional is something that everybody's heard of. That is a safe career path, right? Doctor, engineer, lawyer, teacher, CSS, judge, etc., right? Unconventional is things that people have not heard of, that are more risky, that are more volatile, that are unpredictable. And that is what leads us to sales and appointment setting, which we'll talk about in a second. But the reason that I pursued these things was because I realized that if I want to be successful in any career, मेरे पास communication skills होना बहुत बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल सही बात. And sales and appointment setting, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज, teach you those skills. Okay. अच्छा, ये जो आपने टर्म अब यूज़ की सेल्स एंड अपॉइंटमेंट स्किल्स, ये बाकी लोगों के लिए सेल्स तो चलें आई थिंक ये काम फहम है लोगों के लिए, बट अपॉइंटमेंट सेटिंग इन लोगों को नहीं पता कि ये क्या है. Yeah, so let's define that real quick. I think it's very important to define it for our audience. So sales by definition is the facilitation of a product or a service for money. Right? The exchange of money for product or service. And appointment setting is an integral part in the sales process. So a salesperson क्या करता है? They sell a product or service for a company or product बेचते हैं. बिल्कुल ठीक है. And an appointment setter sets appointments for a sales professional. Okay. अगर सेल्स प्रोफेशनल के पास कोई बंदा होगा ही नहीं जिसके साथ से मीट करना है तो वो सेल्स कैसे काम आगे नहीं बढ़ेगा. दैट्स ट्रू. अच्छा देखिए, अब ये भी एक तरह से एक पूरी जॉब है. अब लोगों को जाहिर है इसके बारे में इतना नहीं पता. अब सेल्स की तरफ तो लोगों का रुझान है होता है, अपॉइंटमेंट सेटर जो है ऑब्वियसली उसकी तरफ. या बल्कि सभी न्यूज़ अगर देखें कि हमारे यहाँ सेल्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वो या तो वो बहुत ज़्यादा कॉल्स करेगा, वो रैंडमली चला जाएगा, वो बात करेगा, हो गया काम, हो गया, नहीं हुआ तो आगे चला जाएगा. लेकिन अपॉइंटमेंट सेटिंग प्रॉपरली अगर हो रही है तो उससे फ़ायदा होता है. आप इस पर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे मज़ीद अपॉइंटमेंट सेटिंग को? Absolutely. I'm very happy that you brought that up actually, because this is a big misconception that appointment setting is cold calling. What's cold calling? Cold calling is आपको एक lead list दी गई है. Lead is a prospect, a potential client, and आपने बस mindlessly call करना है. किसी ने फ़ोन उठा लिया, आपने गुफ्तगू कर ली. अगर नहीं फ़ोन उठाया तो चलो जी अगली लीड पे चले जाओ. ऐसे ही है. और फिर लोगों को लगता है कि अपॉइंटमेंट सेटिंग में सिर्फ कोल्ड कॉलिंग ही होती है कि जो जिस बंदे को आप कॉल कर रहे हैं उसको नहीं पता कि आपने कॉल करनी है, उसको नहीं पता कि आप कौन है, उसको नहीं पता आपकी कंपनी का. But that is a big misconception, and that is a false thing. So, in appointment setting, you work with, let's say, a company, and the company gives you leads, and those leads are warm leads. So there's a difference between a warm lead and a cold lead. A cold lead is somebody that doesn't know anything about you. I've called you out of the blue. ठीक है? A warm lead is somebody that has been sent some information. और उन्होंने पे कहा है कि हाँ, we want more information. कि आप क्या कर रहे हैं? We want more information on your product or service. And then you call them. Okay. With them having the information about you. So it's a warm call. It's like they already know about you. So that's how appointment setting is different. Because you have the credibility already. Right. आपको credibility की जो hoop होती है ना वो जब नहीं करनी पड़ती. Because the person is already expecting your call. सही. So it's a much easier process, it's a much more friendlier process, it's a much more smoother process. And this industry right now is about a $500 billion industry in just the United States. Not North America, just the United States. And sales is a multi-trillion-dollar industry when you account for all the different sales that happen. And so our company, they work in the benefits industry. And the benefits industry is a multi-trillion-dollar industry, and it's growing every single year. And our company employs people out of Pakistan only, because I found that Pakistan के जो बच्चे हैं और जो नौजवान हैं, उनकी जो communication skills हैं, उनका जो work ethic है, उनकी जो integrity है, उनकी जो coachability है, उनका जो attitude है, it's world class. Wow. I've worked with people in Philippines, in Singapore, in Indonesia, in Saudi Arabia, in Turkey, in Mexico, in Venezuela.
But I find that people in Pakistan, they have a different drive. Exactly. And their अच्छा, spoken हसन, English is fantastic. अच्छा, और ये चीज़ जो अभी आप बता रहे हैं ना पाकिस्तानी यंगस्टर्स के बारे में, ये हमारे पास जितने शोएब आते हैं, जितने गेस्ट आते हैं, जितने एक्सपर्ट्स हमारे पास आते हैं, जिनका इंटरेक्शन, स्पेशली जो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, वो यही बातें आके बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो कोई और नहीं है. तो ये वो वाली बात है कि सिर्फ आपने माइंडसेट चेंज करना है उनका और उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है सो दैट वो इस तरफ आएँ. अभी आप जिस तरह बता रहे हैं कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और एक पूरा एक प्रोसेस आपने इलैबोरेट किया, अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया. क्या माइंडसेट हमारे यंगस्टर्स का है कि वो अब काम करें, अनकन्वेंशनल जो प्रोफेशंस हैं वो उनकी तरफ आएँ? आपने किस तरह से इसको देखा? That's a great question. And I want to answer that by first saying कि I want to define risk and volatility. So risk is a lot of times misunderstood. People think that it's riskier to do these careers. लोगों को लगता है कि it's riskier to go into appointment setting या sales या unconventional career paths because we all know about the conventional career paths which are safe to take, which we talked about earlier, right? My argument is that it's actually more riskier to do these career paths because they're too saturated. You start studying, you get a degree, then you got to study a bit more, and then you got to study a bit more, and then you And start that's true. Yeah, and then by the time that you get a job, it might be too saturated. And then also, you don't have location freedom sometimes, you don't have time freedom in these jobs, and then maybe you also don't get financial freedom. And in appointment setting and sales, it's more volatile. क्यों? Because आपका जो income है, वो आपकी performance के साथ related है. आपकी जो career growth है, it's related to your performance. Performance can sometimes be up, it can sometimes be down. So it's more volatile, but it's less risky because you control your career growth and your income. True. The challenge with conventional career paths is that you're at the mercy of somebody else to promote you. मेरे आगे कोई retire होगा तो मैं promote होऊंगा. मुझे कोई पसंद करेगा तो मैं promote होऊंगा. मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरे साथ वाला 6 घंटे काम कर रहा है, हमें इनकम कितनी मिल रही है? सेम मिल रही है. अपॉइंटमेंट सेटिंग में सेल्स में ये नहीं डिफरेंट है ना, जितना आप काम करेंगे उतना आपको पे बैक मिलेगा. इसमें जिससे पहले आपने बात की ना कि इसमें लोकेशन का फ्रीडम भी है, टाइम का फ्रीडम भी है. Yes. सो अभी जो उससे पहले आपने एक और बात भी की कि आप जिस तरह चूज करते हैं पाकिस्तानी नौजवानों को कि आपकी कंपनी है, फॉर दैट मैटर जितनी कंपनीज काम करें बाहर के लिए. अभी हमारे सुनने वालों को बताएं कि कोई कैसे इस फील्ड में अगर वो बाहर काम करना चाहता है वो एक्सप्लोर कैसे करे. मुझे कनाडा की मार्केट में काम करना है, पाकिस्तान में बैठे हुए काम करना है, जैसे अपॉइंटमेंट सेटिंग एंड सेल्स थिंग, कैसे एक्सप्लोर करे वो? Yes, absolutely, for sure. That's a very important thing to discuss actually. And here I want to talk about differentiating between an online business, avoiding frauds, avoiding scams, and identifying multinational legitimate companies from just some fraudulent company. ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह की किसी चीज़ में ना पढ़ें जहाँ आपको पैसे देने पड़ रहे हैं. ठीक. To learn. Okay. आप किस चीज़ में पढ़ते हैं वो कहते हैं हमें जो है ना $500 दें हमारे से लर्न करें. फिर आप उनके प्रोग्राम में जाते हैं वो कहते हैं चलें अब हमारा VIP प्रोग्राम ज्वाइन कर लें, हमें $1000 दें, हम आपको इधर जाएंगे. अब आप ये ज्वाइन कर लें, हम हमारे फेसबुक ग्रुप में आ जाएं, हम आपको ये टीच करेंगे. ये तो फ्रॉड हो गया. ये आपने अवॉइड करना है. Okay. आप उनके क्लाइंट हैं, वो आपको क्लाइंट्स नहीं दे रहे. ठीक है. So you want to avoid that. You want to work with a multinational company that has number 1 financial backing, number 2 it has offices in many different countries. Right. Number 3 they have a solid client list. And number 4 you can solve a specific problem for them. Right now a big problem in these industries is that they want to grow with sales. And they want to find good salespeople and good appointment setters. Yes. And so once you identify these good companies, then you can identify one specific skill set that you have that you can offer them. And if let's say your skill set is in communication, आपको लगता है कि आप अच्छा बोलते हैं, आप सही बोलते हैं, then you can apply with them. And then you can learn these skills further. और जिस तरह आपने अपनी स्टोरी में भी कहा ना कि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स गूगल कर लेंगे, अच्छा मुझे वो सीखनी है और वो मुझे हेल्प करेंगे इन एवरी करियर पाथ, तो ये हमें भी सबको करने की जरूरत है क्योंकि वाकई कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. हमने इस पर डिस्कशन भी की थी लास्ट वीक कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली, तो ऐसी स्किल्स सीखें जो कि आपको तमाम फील्ड्स में फ़ायदा दें. तो वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. वही चीज़ है कि हार्ड वर्क अपनी जगह पे होता है, बस स्मार्ट वर्क वो भी ज़रूरी है. थैंक यू सो मच हसन प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। तकरीबन 1 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, एक बच्ची, और उसकी वीडियो वायरल हुई थी अपरदीर से, लवाई टनल के पास। आई थिंक वो शी वाज सेलिंग पीनट्स, और किसी ने उनकी वीडियो बनाई और उन्होंने पूछा उनसे कि आप कितनी ज़बानें बोल सकते हैं, बिकॉज वो अंग्रेज़ी बोल रही थी। तो उन्होंने कहा मैं स्कूल तो नहीं जाती बट मैं 6 ज़बानें बोल सकती हूँ। उन्होंने बताया कि मेरे वालिद जो हैं वो तकरीबन 14 ज़बानें बोल सकते हैं। तो इससे पहले कि आज हम आपकी मुलाकात उनसे करवाएं, चूँकि हमने बड़ा ढूंढ के उनको बुलाया और फिर हमें मालूम ये हुआ कि वो वीडियो भले चित्राल से या अपरदीर से वायरल हुई हो, लेकिन बेसिकली वो पेशावर से हैं। तो वीडियो आपको दिखाते हैं शुमाइला महविश की, और फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे इस टैलेंटेड लड़की से। Buy something? Yes. What are you selling? Peanuts, sunflower seeds, and more something interesting. What is your name? Shimala. Shumaila. Shumaila, where are you from? I'm from Peshawar. You're from Peshawar? Where did you learn English? Well, teaching me in the home. At home? Yeah. Okay, so what will you give me today? What should I buy? I will do What is this? You just see, you have eyes. Oh, this one. ज़बरदस्त जी, हमने आपको वीडियो दिखाई और सोशल मीडिया पे ये इतनी वायरल थी कि आप सब पहचान गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। 9 साल की ये हैं इस वक्त, बिल्कुल। स्कूल ये नहीं गई इससे पहले। अब हमें पता चला कि रिसेंटली इन्होंने एडमिशन ले लिया है क्लास 5 में। बड़ी दुखी कहानियां भी हैं इनकी, स्टोरीज इनकी हम जो ब्रेक में सुन रहे थे, लेकिन I'm sure ये बहुत मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है इस सेगमेंट का। तो हमारे साथ ही शुमाइला महविश इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग शुमाइला। Walaikum assalam. Good morning for you too. हाउ आर यू डूइंग? I'm not doing you. You want a question? I give you answer. So. She's like I'm not doing really good. You ask me question, I'll give you answer. हुनराम है। This is what she said. शुमाइला, ये बैग आपके साथ साथ, ये बैग नया साथी है आपका। हाँ नया। ये क्या हुआ? ये एक चित्राल से एक अंकल आए थे। उन्होंने नहीं है ना, वो मेरी उन्हीं की बहन अमेरिका में है। उनका नाम मुझे सही से याद नहीं है। ओके। वो आए थे और उन्होंने मेरे एडमिशन का सारा खर्चा उन्होंने उठा लिए। मुझे न्यू स्कूल बैग दिला दिया और बुक्स भी मुझे आगे एडमिशन भी हो गया है ना। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? वैसे स्कूल का पहला दिन तो बहुत अच्छा था। स्कूल के अंदर जब इंटर हुई ना, तो सारे टीचर नहीं है ना, उनमें से एक टीचर मुझे पहले से ही जानती थी, तो उन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन किया, मैंने उन्हें आंसर दिया। तो सब टीचर गोल मटोल घूम गई। मैंने कहा मुझे चक्कर आ रहे हैं, साइड पे हटे। सारी टीचर जो है वो गोल मटोल घूम गई क्योंकि शुमाइला ने उन्होंने अंग्रेजी में सवाल किया, शुमाइला ने अंग्रेजी में जवाब। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है इस पे एक बैशिंग का जो हमारा सोशल मीडिया पे एक सिलसिला चल जाता ना, अब होगा अच्छा अंग्रेजी को हमने बहुत ज़्यादा कर दिया है कि अंग्रेजी बच्ची बोल रही है तो आपने उसको वायरल कर दिया, क्योंकि ऐसे कॉमेंट्स भी हम देख रहे थे कि बात ही नहीं होती। वो सिर्फ अंग्रेजी में बात नहीं करती बल्कि वो 6 ज़ुबानें हैं वो बोल सकती हैं अंग्रेजी समेत। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, स्पेशली अगर किसी भी वजह से बच्चे नहीं जा सकते स्कूल, वो घर बैठकर वो किस तरह से सीख रहे हैं, हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। इसमें पेरेंट्स का कितना रोल है, बच्चे खुद कितना सीखना चाहते हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इनकरेज करें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। शुमाइला, जब आप स्कूल नहीं जा रही थी, किस तरह से आपने ज़ुबानें सीखना शुरू की? थोड़ा सा उस प्रोसेस के बारे में बताएं। ओके ना, मेरे बाबा जब से मैंने स्कूल छोड़ा था तो तब से बाबा घर में ही पढ़ाती आ रही हैं, क्योंकि उनके पास तो बहुत किस्म की बुक थी, तो उन सब में से इंग्लिश राइटिंग थी, तो वो मुझे पढ़ाते थे, स्पेलिंग से याद करवाते थे। इस तरह मुझे उन्होंने सब कुछ सिखा दिया, इस तरह धीरे धीरे। तो बाबा ने नहीं है ना, आज जो भी हो उसके पीछे बाबा के ही आते। बाबा सिखा रहे हैं ना, ज़बरदस्त। बाबा को 14 लैंग्वेजेस आती हैं? हाँ। कौन कौन सी? अभी उसमें से कुछ का नाम याद है, कुछ का नहीं, क्योंकि जैसे तुर्की, रशियन, पर्शियन, चाइनीज़, तुर्की, इस तरह बहुत मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी आती हैं। और ज़ाहिर है रीजनल लैंग्वेज की बात तो हम इससे पहले कर भी रहे थे कि आपसे पर्सपेक्टिव आपके मुतालिक कि बहुत सी ज़बानें आप भी बोलते। आप कौन कौन सी ज़बान बोलते हैं अंग्रेज़ी और उर्दू के अलावा? इंग्लिश उर्दू के अलावा पश्तो तो मेरी अपनी ज़बान है, चित्राली मेरी अम्मी की ज़बान है, और सराइकी और पंजाबी। तो सराइकी भी बाबा ने सिखाई? ओके ना, बाबा मुझे हमेशा एक बात कहते हैं, जो सराइकी है वो पंजाबी, ये दोनों सेम ही हैं। हाँ। मगर ये जो सराइकी है ना, पंजाबी की टुकड़े हैं, उससे अभी हम बोलते हैं ना, यूज़ करते, तो कुछ जगहों में नहीं है ना, लोग सराइकी बोलते तो वो सराइकी नहीं बोलते, वो पंजाबी ही बोलते, मगर सराइकी हो जाती क्योंकि वो गड़बड़ बोलते हैं ना, तो इसी वजह से। और शुमाइला, कितना मुश्किल होता है ज़ुबानें सीखना? जब एक नई ज़ुबान सीखने लगते हैं आप, तो किस तरह से आप
उनको याद करती हैं, समझती हैं? वो क्या है ना, हमारे बाबा ने हमें एक टीवी ला के दिए, वो नहीं है ना बाबा, उनमें से यूएसबी नहीं है ना भर देते हैं, और उसके बाद नहीं है ना वो उस टीवी में लगा के हमें शो करते, तो हमें वो स्पेलिंग सब कुछ याद है। आजकल तो इंटरनेट और फेसबुक ये सब, इंस्टाग्राम सब कुछ सही फेमस है, तो वहाँ से आजकल भी इंटरनेट का ज़माना है, वो बता रही हैं आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सारी चीज़ें हैं वो वहाँ से सीख रही होती हैं। बड़ी बात है। कितने बहन भाई हैं आप शुमाइला? मेरे तो 5 भाई हैं, और मेरी एक बहन फौत हो चुकी है, और मैं मेरी बड़ी बहन है। ओके अच्छा शुमाइला, आप जो अपनी वीडियो आपकी दिखाई, थोड़ा सा मैं जानना भी चाह रहा हूँ उससे मुताल्लिक कि आप वैसे पेशावर से हैं, लेकिन आप गालिबन छुट्टियों पे गई हुई थी चित्राल? नहीं। क्या हुआ था? वो वीडियो वायरल कैसे हुई थी, ये कहानी शुमाइला की ज़बानी। वो क्या है ना, अंग्रेज़ आए हुए थे, तो मैं उनके साथ बातें कर रही थी, तो फॉरेनर्स थे ना, तो उन्हें तो कुछ पता नहीं, मैं उनके साथ बातें कर रही थी, छन्ना मूंगफली उन पे सेल कर रही थी ना, तो इतने में ये आदमी मुझे बुलाया है, तो उन्होंने कहा जाओ किसी का दिल में तो खाना, तो मैं उनके पास ही, तो वो इस तरह वीडियो बना रहे, मैंने उन्हें मना किया था ना, तो मैंने उसे बताया पीनट्स एंड फ्लावर सीड्स, और जब खाई उठाई ना तो पूछा कि ये क्या है, तो वो तो कॉर्न सीड्स भी कह सकते ईजी नेम, तो मैंने उन्हें कहा कि यू हैव आइज़, दे आर वेटिंग अ फॉरनर फॉर मी, तो उन्होंने वीडियो पता नहीं क्या किया था क्या नहीं, तो उसके बाद जब मैं वापस गई ना, तो ये मेरे पीछे पीछे है, तो इन्होंने उसकी भी वीडियो बनाई थी जब अंग्रेज़ मुझे डॉलर्स दे रहे थे। ओके अच्छा, फिर उसके बाद ये वीडियो एक ही वीडियो थी जो वायरल हुई, दोबारा तो वीडियो कोई नहीं बनी? पाकिस्तान में तकरीबन 3-4 वीडियोस पाकिस्तान में हैं, फिर इटली, फ्रांस, चाइना, बेल्जियम, इन इलाकों से भी लोग आते हैं ट्रायल पे, तो वो भी वीडियो बना के चले जाते हैं। अच्छा, तो ये जो वायरल हुई वीडियो, जो कि आपकी जो अभी वाली वीडियो जो हमने दिखाई भी बहुत वायरल हुई थी, इसके बाद आपके घर वालों ने क्या कहा कि शुमाइला तुम्हारी वीडियो हर जगह नजर आ रही है? ओके ना, मैं जब अपने घर से टनल की तरफ जा रही थी, तो सब लोगों ने मोबाइल निकाला हुआ था, हमारे सामने आ रहे थे, तो बाबा उन्हें समझा था कि हमें देरी हो रही, वो कह रहे मेरा कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सब लोगों ने मोबाइल उठाए हुए थे, तस्वीरें, तो उस वक्त भी सही मज़ा था ना, रास्ता बंद था, लोग खड़े हुए थे, लोग आपका इंतजार कर रहे थे। सेलिब्रिटी फील आती है, मतलब अच्छा तो ज़ाहिर ज़रूर लगता होगा, बट अपने आप को थोड़ा अलग फील करती है बाकी, बिकॉज अब आप स्कूल में गई हैं, वहाँ भी सब जानते होंगे आपको। वो नहीं है ना, मैं कभी भी नहीं है ना, मुझे स्कूल पहले से ही पसंद है, जब कोलंडी स्कूल गई तब से ही नफरत थी, अभी फिर से वो स्कूल अभी अच्छा लगता है। स्कूल छोड़ा क्यों था? वो क्या है ना, मेरा स्कूल फ़िज़ाया डिग्री कॉलेज पेशावर में था ना, तो हम बाबा तो वहाँ से जा रहे थे, मैं इस पेशावर के नहीं, नौशहरा में एक PF अकेडमी है ना, तो अच्छा ओके, तो वहाँ पर मेरा स्कूल था, तो वहाँ से नहीं है ना, जब बाबा जा रहे थे तो हम भी उनके साथ गए थे, तो वहाँ पर अपना कारोबार शुरू किया। उसी दौरान नहीं है ना फॉरेनर्स आए थे, और उनके साथ मेरी कुछ बात की थी मैंने उनके साथ, तो उन्होंने तोहफे मुझे ये चीज़ें दी हैं। ओके, देखें जी क्या चीजें दी हैं। अच्छा, वो इसीलिए बैग अपना हमने बड़ी कोशिश की कि शुमाइला का बैग जो है ना वो हम साइड पर रखवा दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। नलप आया है। ओह माय गॉड, माइक मैं आपसे लेती हूँ। ओके, डॉलर्स, ओह माय गॉड, आई मीन ये तो डिफरेंट मुल्कों की करेंसी लग रही है मुझे। ओए होए होए, अच्छा ये मलेशिया की है। अच्छा जी, अच्छा जिससे मुलाकात होती रही, और मैंने देखे संभाल के रखे हुए। हमारे यहाँ क्या होता है, कैश करा लिए, कन्वर्ट करा लिया, कुछ ले लिया, लेकिन ये बड़ी एक बात है। हाँ जी, ये रियाल है। अच्छा जी, UAE। तो शुमाइला ये थोड़ा सा बताएं कि जब आपको पीनट्स जब आप सेल करते हो उस वक्त आपको मिले हैं ये? जी बिल्कुल। मैं बल्कि आपका माइक एक मिनट लगा के हेल्प करता हूँ। मैं कर देती हूँ। बस ये यहाँ लगा लें, इस दुपट्टे पे यहाँ लगा लें। चलें जी, चले, थैंक यू। चलें जी, क्या बात भी हैं। ओके, अच्छा कॉइंस भी हैं, सभी उसने कॉइंस भी संभाले। अभी आप वहीं बैठ के दिखाएंगे, ठीक है? आप वहीं बैठ के दिखाएं। ओके, ये किस मुल्क के कॉइंस हैं? अभी इसमें से रियाल्स के कॉइंस भी है, दरहम के कॉइंस भी हैं, अभी इसमें से डिफरेंट कंट्रीज के, अभी जैसे कि ये यूरोज हैं, ये रियाल है। ओके, ये मुझे दे दें सारे।
मुझे बहुत अमीर फील हो रहा है। मैं भी अमीर होना चाहता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ओके, और निकालें। ये वाला कौन सा है, ये दिखाएं मुझे शुमाइला, बस ये मैं इतने लेकर, बाकी आपके पास है। आई मीन दिस इज वेरी अच्छा। ओके चलें इस पे मैं क्या बात, स्टूडियो में बहुत गर्मी हो रही है। पाउंड्स, सेंट्स, यूरोस। ओके व्हाट्स दैट, बड़ा डिफरेंस है। दिस इज लाटविया। ओह आपने मुझे सही सिक्का पकड़ाया है। जी 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 जी, लाइन मुझे दे दें वापस। जी ये आप रख लें। नहीं हाँ चलें जी, ये तो वो चीज़ें ना, देखें ये अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। ये जिस तरह से लोग आते हैं, शुमाइला को अप्रिशिएट करते हैं, उनको रिकग्नाइज करते हैं। रिकग्निशन में हमेशा कहती हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने मेहनत की, जाहिर सी बात है हम जब इन इलाकों की बात कर रहे होते हैं, वैसे तो जाहिर है बहुत सारा टैलेंट सामने आ रहा होता है, लेकिन बात क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है, एक लाइमलाइट मिलने की बात होती है कि आप किस तरह से उनके टैलेंट को फ़रोग़ देते हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो शुमाइला को जिस तरह से चलें, फॉरनर्स ही आए वहाँ पर, एक वो सबब बन गए, एक वीडियो वायरल होगी, उसके थ्रू लोग इनको जानते भी हैं, और जाहिर सी बात है इनकी पढ़ाई भी आगे बहुत अच्छी चल सकती है। इस तरह से बहुत सारा टैलेंट आपके इलाकों में भी होगा। उन बच्चियों को भी, उन बच्चों को भी, उनको भी प्रमोट करें, हमें वीडियोस बना के भेजें, सो दैट इस प्लेटफॉर्म पे हम उनको भी बुला सकें साथ साथ। और शुमाइला क्या बनना चाहती हैं, जरा ये बात भी उनसे करते हैं कि शुमाइला के ख्वाब क्या है, शुमाइला क्या करना चाहती हैं जिंदगी में? I became a flyer. ओके फ्लायर जानती भी हैं? सॉरी, फ्लायर नहीं है ना, अंग्रेज होते हैं वो फ्लायर, पायलट को वो लोग फ्लायर कहते हैं। मुझे भी एक मिनट लगा था, मैंने कहा फ्लायर। ओके, आई टुक माय टाइम टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली। और सबीना हंस रही है, भैया हमें वक्त लगता है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। नहीं, मैं उनकी बात पे हंस रही है, फ्लायर जानते भी हैं। तो अगर आप टीचर के साथ भी ये करेंगे तो टीचर तो कहेंगे क्लास से बाय। तो मैंने तो उनके साथ, बाबा कहते हैं ना कि बड़ों के साथ तमीज़ से बात करनी है। हाँ। तो बाबा अभी नहीं है ना, मुझे कहते हैं जो आपसे बड़े हो उनके साथ तमीज़ से बात करना है। तो इसलिए मैं टीचर से सही तमीज़ से बात करती थी, लेकिन मुझसे सब्र नहीं होता था कि वो बोर्ड में मिस्टेक कर रही थी, तो मुझसे सब्र नहीं होता था। मैं जाके बता देती थी। यानी टीचर गलत लिखती थी। हाँ। और आपसे कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, कोई ऐसा वाकया, टीचर क्या लिख रही थी, आपको गलत लगा, आपने टीचर को करेक्ट किया, टीचर का रिस्पॉन्स क्या था फिर? वो क्या है ना, बुक में से एक बड़ी सी लाइन को नीचे रख दिया और जो छोटी लाइन थी उसे ऊपर लिख दी। मतलब जो पहले आना था वो बाद में कर दिया, जो बाद में आना था वो पहले। तो इस तरह हुआ था ना। तो मैंने उन्हें कहा कि मैम तो ये तो गलत है, तो वो उन्होंने स्टिक उठाई तो मुझे मारा है। ओह रियली? सिर्फ आपने उनको करेक्ट किया, इस वजह से उन्होंने आपको मारा? हाँ, कहती है कि हम टीचर है कि तू। That's very bad. We should discourage this at every level. And also है भी illegal. अब तो आपका कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ये तो बड़ी। वैसे भी अभी मुझे उस स्कूल से छुट्टी भी मिल गई, अभी तो मैं अपने नए स्कूल जा रही हूँ। अपने स्कूल आ गई हैं। लेकिन हाँ, ये जो पुरानी यादें हैं ना, ये तल्ख यादें होती हैं, ये जहन पे रह जाती हैं, नक्श हो जाती हैं। और बच्चे बहुत सारे जिनसे भी हम बात करते हैं ना, आप जब आप टीचर्स ने किस तरह से उनके साथ बिहेव किया, डिस्करेज किया, मारा पीटा, क्योंकि आज भी बहुत सारे इलाकों में ये चीज़ें, शायद शहरों में किसी हद तक ये कम हो गया, लेकिन हम आज भी कुछ इलाकों में देख रहे होते हैं। ये चीज़ बहुत आम है कि मारपीट कर रहे होते हैं। इसको डिस्करेज भी करना चाहिए। बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। शुमाइला, आपने कभी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ किया इन चीज़ों पे? कभी किसी ने आपको कुछ कह दिया और टीचर्स ने इस तरह से, कभी कॉन्फिडेंस अपना लूज़ करती हैं? ओके है ना, आज तक जिसने भी जो भी कहा है ना, तो बाबा ने तो मना किया है बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं। वो जो भी कहते हो मैं एक कान से सुनती दूसरे से निकालती हूँ अपने पैर, ये ना 9-2-11। शुमाइला कहती मैं निकल रही हूँ, चलो अपने काम पे, जो पीछे हो रहा होता रहे। शुमाइला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और इससे पहले कि हम ब्रेक लें, मैं चाह रहा हूँ कि वो जो ज़ुबानों की हम बात करें, शुमाइला आपने लेनी है ब्रेक, लेकिन उन 6 ज़ुबानों में, आप अंग्रेज़ी में, उर्दू में, सराइकी में, पंजाबी में, पश्तो में, चित्राली में, इन 6 ज़ुबानों में आपने ब्रेक लेनी है इस कैमरे में। 1 मिनट, इस तरह तो नहीं हो सकता क्योंकि 6 ज़ुबानों में
किसी भी जुबान में हमारे यहाँ तो इस तरह ही होता है। सराय की मैं करूँगा आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा कि मैं गाली दे रही हूँ, तो इस तरह, क्योंकि सराय की इस तरह टूटी फूटी होती है ना। अच्छा, आपको टूटी फूटी क्योंकि आती है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में ज़ाहिरा शुमाइला ये बात कह रही है कि वो ज़ाहिरा जिनको समझ नहीं आती तो वो हर कोई अपने तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन अब देखिए पंजाबी, अच्छा पंजाबी पश्तो में चले, बिकॉज उनकी पश्तो, हाँ तो ज़्यादा बेहतर, तो पश्तो और चित्राली उसमें आप अगर ब्रेक लें कि नाज़रीन हम बढ़ते हैं ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। देखते रहे राइजिंग पाकिस्तान। ये तो लंबा जुमला दे दिया है इस बाजी ने, मतलब वो उसमें से जो उनको याद रहेगा। इस तरह कह दूंगी टाटा बाय बाय सी यू। चलो एक काम करें, आप ऐसा करें कि बस अंग्रेजी में ब्रेक ले लें। चलें। ओके, सो वी आर गोइंग टू ब्रेक साइड, सो अल्लाह हाफिज़, सी यू टू नेक्स्ट टाइम। ओके जी, अब एक ब्रेक तरफ बढ़ जाते हैं, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आजकल जिसको देखो, और अक्सर हम अपने शो के आगाज़ में भी अभी शुरू करने से पहले अपना गला साफ़ कर रहे होते हैं, उसके बाद जब शो के दौरान ही मेरा तो कुछ ज़्यादा ही मसला है कि मुझे खांसना भी होता है, मुझे गला भी साफ़ करना होता है, लेकिन इर्द गिर्द आप जिसको भी देखें उसको फ्लू हुआ है, उसका गला ख़राब हुआ है, बुखार हो रहा है सबको। और हम ये भी कह रहे होते हैं कि अच्छा क्योंकि बारिशें नहीं हो रही, खुश्क सर्दी है, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। यस सर, एक चीज़ और भी है ना हमारे यहाँ के, एक बड़ा कॉमन सा, बस हो जाएगा ठीक, खुद ही ठीक हो जाएगा। तो हो जाता है वैसे। मैं सच्ची बात बता रही हूँ, मतलब मुझे बड़ा अजीब किस्म का फ्लू हुआ पिछले दिनों, बिकॉज एवरीबडी नोज कि क्या हालात थे, गला मेरा ख़राब हुआ, काफ़ी ज़्यादा सिम्पटम्स। मैंने एंटी एलर्जिक ली बिकॉज एंटीबायोटिक नहीं थी, बिकॉज इट वाज वायरल ना, तो डॉक्टर ने मुझे नहीं रिकमेंड की, तो मैंने एंटी एलर्जिक ली और मैं कहवा वगैरह, लेकिन दवाई से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। नहीं, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन मुझे मैंने बात की ना, खुद ही ठीक हो जाएगा, मैं इस पर डिसएग्री हूँ। नहीं, आप प्लीज़ चेक करा लें, बिकॉज पता है सभी ने की बात क्यों, समटाइम्स नमूनिया की तरफ चीजें चली जाती हैं और फिर चीजें बहुत खराब हो जाती हैं, तो प्लीज इतना इग्नोर भी ना करें, हल्का फुल्का इग्नोर करना इस सबीन ना बने, आप बने। हाँ, इस पर आज हमें बात करने की, ये जो आसपास डिफरेंट और बातें नहीं, ये तो कोविड है, ये तो नया वेरिएंट है, ये तो पता नहीं वो क्या HMPV वायरस और इसी तरह से और कुछ वायरस क्या जो खुद से आप डायग्नोज करते फिर हाँ, विदाउट एनी टेस्ट। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया जनरल फिजिशियन है डॉक्टर सादिया मुस्तफा साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये जो आजकल नज़ला, जुकाम, खांसी, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये कोई इसके पीछे एक रीज़न है या मल्टीपल रीजंस हैं? देखिए, सर्दियाँ आती हैं और ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, इसके पीछे वायरस ज़्यादा कॉमन कॉज होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कम होती है, ज़्यादा वायरस होते हैं, और वायरस भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं। फ्लू का वायरस बहुत कॉमन है, कोविड का वायरस हमने पिछले सालों में देखा है, अभी भी कोविड चल रहा है, उसके अलावा भी कुछ और वेराइटीज़ हैं, और अब ये जो आपने नाम लिया HMPV वायरस, ये भी अब हम इसका सुनते हैं, हालांकि ये भी कोई नया वायरस नहीं है। तो देयर आर सो मेनी वायरसेस, आम तौर पे एक ही तरह के सिम्टम देते हैं, लेकिन हम फिर उसको जो है परेशान होते हैं कि ये कोविड तो नहीं है, या HMPV तो नहीं है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो टाइम के साथ ठीक हो जाती हैं, जैसे सबीन ने बताया, दे टेक टाइम, दे गेट बेटर। ऑलराइट, टेस्ट करना ज़रूरी है ऐसे किसी भी केस में? देखिए, जब कोई चीज़ जो है वो पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन जाती है, जैसे कोविड बहुत रैपिडली फैल रहा था, कोविड की ट्रैवल इम्प्लिकेशंस थी, हेल्थ इम्प्लिकेशंस थी, तो उस टाइम फिर WHO की एडवाइजरी आई कि अब हमने इसको टेस्ट करना है, हमने इसको कंटेन करना है, फिर वो क्या कहते हैं, आइसोलेशन वाली बातें सारी आ गई। राइट नाउ इस वक्त पूरी दुनिया में कोई ऐसा वायरस नहीं है जो इस तरह फैल रहा है कि हमें लगे कि ये हमारी हेल्थ के लिए थ्रेट बन रहा है। इस वक्त जो भी वायरसेस हैं वो सारे उसी तरह बिहेव करें जैसे वो हर साल बिहेव करते हैं, तो राइट नाउ इस तरह की कोई एडवाइजरी नहीं है, और टेस्ट करना जरूरी नहीं है। और टेस्ट क्यों नहीं जरूरी? वैसे ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हम देख रहे होते हैं कि एक घर में अगर एक को हुआ है तो वो फैल जाता है, वो 3-4 लोगों को तो लाजमी हो रहा है। देखिए सबीन, उसने फैलना तो वैसे भी है, अगर वो टेस्ट आप करेंगे भी या नहीं करेंगे, वो उससे पहले ही वो आप स्प्रेड कर चुके होते हैं, तो बेहतर ये होता है कि जैसे ही सिम्टम शुरू आप एहतियात करें। टेस्टिंग अवेलेबल भी नहीं है, जैसे अब कोविड फैल रहा था, उसकी एकदम किट्स आ गई, हमने उसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। फ्लू वायरस की हम बहुत कम होता है तो किसी का हम फ्लू का पीसी, इन्फ्लुएंजा का PCR करते हैं। इसलिए भी जरूरी नहीं है कि इट विल टेक इट्स टाइम, इट विल टेक इट्स टाइम, इट विल, अनलेस डॉक्टर्स को बहुत कंसर्न हो, किसी की बैकग्राउंड हेल्थ कंडीशन ऐसी हो कि उनके और मसले ज़्यादा हों और हम डेफिनेट डायग्नोसिस चाहते हैं, तो हम उसको टेस्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसको फ्लू की तरह ट्रीट करेंगे। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी जिनको मेडिकल कंडीशंस हैं, जिन लोगों को उनको इग्नोर नहीं करने चाहिए सिम्टम्स, या ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर डॉक्टर से रुजू के
जैसे शोएब ने भी बताया कि बाज़ों का चीज़ें नमूनिया की तरफ जा रही होती हैं या और आपकी कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं और आपको पता नहीं चल रहा। सही कह रही हैं। देखिए, एक जो आम हेल्दी बंदा है जो मतलब इतना एज का भी नहीं है और यंग एंड फिट है, उनको नज़ला ज़ुकाम खांसी फ्लू हुआ है, दे शुड गिव इट टाइम, जैसे आप कह रही हैं, एंड इट विल गेट बेटर। लेकिन अगर यंग हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे या ओल्डर एडल्ट 60 ईयर्स से अबव हैं, या फिर आप दरमियानी एज रेंज में भी हैं लेकिन आपको अस्थमा है, लंग के और प्रॉब्लम है, हार्ट इश्यूज़ हैं, ब्लड प्रेशर शुगर है, आपकी बैकग्राउंड हेल्थ वैसे परफेक्ट नहीं है, आपको ये हिट कर सकता है। ये नज़ला ज़ुकाम खांसी से शुरू होके फिर जिसे कहते हैं वो चेस्ट में उतर जाता है, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया हो सकता है। तो ऐसे लोगों को उस पर ज़्यादा नज़र रखनी है। तो अगर वो आप समझें कि एक सोर थ्रोट, स्टफ़ी नोज़, खांसी, गला दर्द से बढ़ के अगर वो लग रहा है कि अब सांस लेने में मुश्किल हो रही है, आपको वीजिंग है, खड़खड़ की आवाज़ें आ रही हैं, आप डिज़ी लाइट हेडेड फील कर रहे हैं, या बुखार है जो उतर ही नहीं रहा है, तो और आपकी बैकग्राउंड हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, फिर ज़रूर डॉक्टर को देखें, बिकॉज यू हैव डन एवरीथिंग व्हाट यू कुड डू। अब टाइम है कि आप जाके डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। अच्छा, अब ऐसे में जो कफ सिरप का हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो चाहे बच्चों के लिए कर रहे हो या बड़ों के लिए कर रहे हो, जैसे वो खांसी की आवाज़, इसको कफ सिरप पिला दो, कफ सिरप पिला दो, वो कफ सिरप पिला के उसकी सेहत तो और मुतासर करते हैं। और एक भी नहीं, 2-2 चम्मच। हाँ, 2 चम्मच। सो प्लीज़ बताएं। और टेस्ट हॉरिबल, बहुत बुरा टेस्ट भी, बच्चे तो खैर इसीलिए पी भी नहीं रहे होते। सो ये कफ सिरप का ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं ना एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल कितना नुकसानदेह, तो कफ सिरप्स का इस्तेमाल कितना नुकसानदेह? देखिए, कफ सिरप जो है ना वो बाहर के मुल्कों में तो इस्तेमाल नहीं होते, बिकॉज स्पेशली इन यूके, बिकॉज मैं यूके में भी एज अ जीपी प्रैक्टिस करती हूँ, तो हमें अलाउड ही नहीं है कि हम कफ सिरप प्रिस्क्राइब करें। ये नहीं है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लोग जाके खुद ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली एक आई वुड से कि कमर्शियल एक एंटिटी है कि आप जाएँ कफ सिरप ले लें, आपको भी तसल्ली है मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कफ सिरप्स बाय रिसर्च दे से कि दे डोंट वर्क, इट्स द टाइम दैट हील्स इट। आप वो जो 4 दिन कफ सिरप लेते हैं, आपको लगता है कफ सिरप ने बेहतर किया, वो वक्त के साथ खुद बेहतर हो जाता है। ऐसा जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, दैट्स डिफ़िकल्ट टू से, क्योंकि वो कई बहुत से हर्बल हैं और बहुत से जो हैं वो मेडिसिनल हैं, तो वो इट्स डिफ़िकल्ट टू से हर चीज़ को आप कहते हैं जैसे मियाना रवि से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जो चीज़ फ़र्क डालती है वो जैसे जोशांदा हो गया और हॉट ड्रिंक्स, जैसे आप अदरक का या फिर आप लीमू का या अदरक का कावा पी लें, ग्रीन टी पी लें, जिनसे आपके गले को टकोर मिले, ज़रा आपको जिसे कहते हैं ना भाप से, स्टीम से आपकी साइनसेस खुले। इन चीज़ों की एविडेंस है कि दे वर्क। इसमें भी वो जो हनी और जिंजर पेस्ट बना के भी इस्तेमाल होता है, टोट के भी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं, और वो भी होता है ना शहद में काली मिर्च डाल के फिर उसको गर्म करके, थिंग्स देयर इज सम एविडेंस कि दे वर्क, और ये हमारे कितने सालों से, सदियों से ये कर रहे हैं। कफ सिरप आई डू नॉट बिलीव इन प्रिस्क्राइबिंग कफ सिरप। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्लू शॉट्स भी कुछ लोग लगवा लेते हैं सो दैट अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है या फ्लू उनको ना हो सीजन में, सो क्या अभी ये जो वायरसेस हैं ये उन लोगों को भी अटैक कर रहे हैं? देखिए, अगर फ्लू की वजह, इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस की वजह से अगर आपको ये इन्फेक्शन हो रही है, तो वो जिन्होंने फ्लू वैक्सीनेशन लगाई है दे आर मोस्टली प्रोटेक्टेड। लेकिन अगर ये आपको इन्फेक्शन किसी और वायरस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे RSV वायरस है, कोविड है, HMPV है, अगर ये किसी और, तो वो जो वैक्सीन है वो आपको फ्लू से प्रोटेक्ट करेगी। अच्छा, फ्लू जो होता है ना वो तकरीबन 60-70% इन्फेक्शंस फ्लू की वजह से ही हो रही होती हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एक्चुअली प्रोटेक्टेड। तो लेकिन जिनको हो रही हैं वो फिर या उनको कोई और वायरसेस से हो रही हैं, या फिर वो अनलकी हैं कि उनको फ्लू के ऐसे स्ट्रेन से हो रही हैं जो कवर्ड नहीं थे फ्लू वैक्सीन। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ अक्सर हम ये कहते हैं कि ये फ्लू शॉट्स लगवाए थे, पता नहीं क्यों फ्लू हो गया है। वो ज़ाहिर है आपने खुद कहा कि बहुत से उसके स्ट्रेन्स भी होते हैं, प्लस ये भी तो मुमकिन है कि अगर फ्लू शॉट्स ना लगवाए होते तो ज़्यादा आपको डैमेज करता, तो वो आपको माइल्डर, एग्जैक्टली दैट्स एब्सोल्युटली राइट, आपको माइल्डर इलनेस होती है, आप उससे जल्दी रिकवर करते हैं। और लोग कहते हैं जी, और लोग खुद कह सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर हमने नहीं लगाई थी, हमें बड़ा बुरा फ्लू हुआ था, इस साल हमें थोड़ा बहुत हुआ लेकिन इतना बुरा नहीं, उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो गया। डॉक्टर साहब, हम ये भी देख रहे होते हैं
कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एकदम दवाई खा लेते हैं और वो फ्लू को रोक देते हैं। अच्छा, हाँ। ये कितना नुकसानदेह होता है। एंड देन जब फ्लू रुकता है उनका, अचानक से एक दिन दवाई के अगले दिन फ्लू तो रुक गया, लेकिन उनको बाकी सिम्टम्स, सर में दर्द होना या और बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? देखें, उसकी फ्लू ने अपना टाइम लेना है। दवाई जो हम खाएंगे वो सिम्टम कंट्रोल के लिए, अगर हम उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाएंगे वो फ़र्क नहीं डालेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क। वो हमें दिल की तसल्ली हो रही है शायद, या हमारे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी है कि एंटीबायोटिक्स खा लें, कुछ लोग बगैर प्रिस्क्रिप्शन के खा लेते हैं। फ्लू विल नॉट रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक्स। बाकी हम ज़रूर कहते हैं कि आप सिम्टम्स के लिए, अगर आपको हेडेक हो रहा है आप दवाई खाएं, जैसे आप सबीन कह रही थी एंटी एलर्जी आपने खाई, ये सारी चीज़ें ज़रूर फ़र्क डालती हैं। क्योंकि देखिए ये काफ़ी बंदे को डाउन करती है ये इलनेस, तो फ़ायदा नहीं ना सफ़र करने का। अगर दवाइयाँ मौजूद हैं आपके सिम्टम कंट्रोल करने के लिए तो ज़रूर लेनी चाहिए। हाँ, एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है उसमें। ओके, अभी जितने जो वायरस हैं इस वक्त हमारी इन्वायरमेंट में, जो वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, इसमें कोई एक वायरल इन्फेक्शन जो कि आपकी नज़र में अभी थोड़ा ज़्यादा कंसर्निंग हो सकता है, वो है कोई? अभी मैं देख रही हूँ कि फ्लू जो इन्फ्लुएंजा है ना, उसकी वायरस की जो स्ट्रेन्स हैं वो बड़े लोगों को स्ट्रॉन्ग हिट कर रहे हैं। और लोग आ रहे हैं, हेडेक्स हैं, फीवर भी है, लेकिन जस्ट दे आर जर्नली इल, उनका साइनसेस भरे हैं, नज़ला बह रहा है, बॉडी एक्स हैं, और फिर कुछ लोग ऐसे भी हम देख रहे हैं, कॉमनली देख रहे हैं बल्कि, जिनको फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशंस कम हो रहे हैं, और वो अगर फिर ऐसे में अगर आप टेस्ट करें तो फ्लू पॉजिटिव भी आ रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि इन्फ्लुएंजा हर साल की तरह इस साल भी लोगों को तंग कर रहा है। कोविड भी है, इनफैक्ट कोविड भी है। मतलब एहतियात जैसे हमने कोविड के दिनों में की थी, वो एहतियात की जाए? एहतियात वही है, आपने मास्क पहनने हैं, हैंड वॉशिंग करनी है, एहतियात इज़ द सेम। हैंड वॉशिंग करनी है, मास्क पहने, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इल हों तो आप घर रहे, आप बाहर जाते हैं, हम फिर जब बाहर, हाँ, फिर हम उसको लोगों में पास करते हैं। अब जब आपको इतना नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है, आपको फ्लू से, वायरस से भरे हुए हैं, आप अपने काम पे चले गए हैं, तो आपने उस क्लोज्ड ऑफिस में जितने लोग हैं उन सबको वो पास कर दिया, क्योंकि ये फिर सांस के थ्रू फैलता है। तो कोशिश करें कि पहले खुद रिकवर कर लें और उसके बाद फिर अपने कामों पे वापस जाएं, बिकॉज आप जब इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप रेस्ट नहीं करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर है कि घर हैं, किसी को बीमार ना दूसरों को भी नुकसान ना पहुंचाएं और अपनी आंखों में ना पहुंचे। छुट्टी का अच्छा बहाना भी रहा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इस पर मैंने एक दिन और बात की थी कि स्पेशली बच्चे जिनको कोई वायरल अटैक हुआ होता है, प्लीज उनकी माँ बाप से हमारी रिक्वेस्ट है घर रखा करें, दूर रखें, मत भेजें स्कूल। आपका बच्चा एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो 40 बच्चों को और इन्फेक्ट करके आएगा। प्लीज डोंट डू दैट। हमें आपसे लेने इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।